नमस्ते बच्चों। तो हमने पढ़ा था कल अपना वो हो गया था जो कोशिकांग है रिक्तिका, मतलब रिक्तिका हो गया था अपना, है ना। अब अपना आगे कोशिकांग बचा है गुणसूत्र, है ना, क्रोमोसोम। तो अपन इसमें गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र की संरचना पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, बाकी है ना, आपको दिख रहा होगा गुणसूत्र की संरचना है। तो गुणसूत्र की बारे में पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहले समझ लो, आप देखो पूरा समझेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसको मिटाएंगे और फिर लिखेंगे, है ना। पूरा मेरे साथ साथ लिखना आप, या फिर एक साथ लिख लेना। मतलब पहले आप समझ लो, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझ लो आप, है ना। तो समझिए। तो देखिए टॉपिक अगला अपना कोशिकांग है गुणसूत्र। इसको बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आ जाता है, डायरेक्ट क्रोमोसोम ऐसे लिखा हुआ जाता है एग्जाम में। ऐसे आ जाता है, डायरेक्ट लिखा हुआ जाता है एग्जाम में, है ना। तो ध्यान रखना आप, ये क्रोमोसोम है, ये है गुणसूत्र। क्रोमोसोम ये क्या है, डायरेक्ट आ जाता है, क्रोमोसोम लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में। तो आप इसका ध्यान रखें। और देखिए आप, गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, है ना, केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। कोशिका, देखो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। कोशिका, सबसे पहले तो कोशिका, कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक, है ना। कोशिका में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, है ना। और ये केंद्रक के अंदर क्या मिलेंगे, गुणसूत्र मिलेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, है ना। कोशिका होती है, अपन ने पढ़ा था कोशिका, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता था, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र पर क्या उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, है ना। तो गुणसूत्र पर क्या, तो मतलब केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और जीन भी पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ध्यान रखना आप। तो कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर, गुणसूत्र पे क्या उपस्थित है, जैसे गुणसूत्र है ना, तो इसके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है आपका, तो इस पे जीन ऐसे रैखिक क्रम में उपस्थित होते हैं, ये जीन है ना, ये जीन है। तो इस पर जीन उपस्थित होते हैं ऐसे, है ना। और ये जीन क्या है, अनुवांशिक सूचनाओं के, जीन क्या है, डीएनए के बने होते हैं। जीन क्या है, डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के, है ना। जीन डीएनए के बने होते हैं। और गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक, है ना। तो इसको लिखते हैं अपन, गुणसूत्र की खोज किसने की, सबसे पहले तो गुणसूत्र की खोज किसने की, पहले समझ लो आप, कोई नहीं उतारेगा भी, केवल आप समझो। पहले गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। कौन सा बर्गर, स्ट्रासबर्गर, 2-3 बार नाम आ गया स्ट्रासबर्गर का, है ना। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। इसके अलावा गुणसूत्र नाम किसने दिया, गुणसूत्र शब्द, है ना, या नाम किसने दिया, तो गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, गुणसूत्र शब्द दिया था आपके डब्ल्यू वाल्डेयर, डब्ल्यू वाल्डेयर, इसने दिया था, वाल्डेयर। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया या नाम किसने दिया, तो ये किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था, है ना। ध्यान रखना आप एग्जाम में। इसके अलावा एक वैज्ञानिक था, एक तो सट्टन था, सट्टन, सट्टन, 2 वैज्ञानिक थे, सट्टन व बोवेरी, सट्टन व बोवेरी। इन्होंने क्या है, देखो गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था, गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था, गुणसूत्र का सिद्धांत, सिद्धांत दिया था इन्होंने, है ना। इसके अलावा गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, सट्टन व बोवेरी ने। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, डब्ल्यू वाल्डेयर ने। इसके बाद गुणसूत्र की, देखो
प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, प्रत्येक जाति में फिक्स होती है ना। प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि वो बचपन में तो इतनी संख्या और फिर बुढ़ापे में जवान हो गया, 40 साल का हो गया जब इतनी हो गई, जब 50-60 साल का हो गया जब इतनी हो गई। फिक्स होती है, जब पैदा होने से लेकर मरने तक फिक्स होती है गुणसूत्र की संख्या। आया वो क्वेश्चन है ना। इसके अलावा देखो गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, सीधा है तो आपको लिखना है 46। इसके अलावा गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। यह किसने बताया, यह बताया था जियो ने। जियो एक वैज्ञानिक था, उसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, STGIO, TJIO है ना, ये टी साइलेंट रहता है। जियो ने बताया था, टीओ भी बोल देते हैं पर आप जियो भी पूछा जाता है। तो जियो ने क्या बताया कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ये किसने बताया, जियो ने बताया, है ना। तो ये है गुणसूत्र सिद्धांत, गुणसूत्र के बारे में थोड़ा बहुत। और देखो गुणसूत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं अपन, है ना। सेंट्रोमियर गुणसूत्र में पाई जाती है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको। तो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो सेंट्रोमियर के आधार पर, ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है वी शेप होता है, वी शेप। जो वी शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। जो वी शेप गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मतलब हिंदी में, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, हिंदी में याद नहीं रहे, मेटासेंट्रिक ऐसे लिखा हुआ जाता है डायरेक्ट, है ना। और एक तो होता है वी शेप, एक होता है एल शेप, है ना। चार शेप है, 4 शेप वाले गुणसूत्र है। एक होता है जे शेप वाले गुणसूत्र, एक होता है जे शेप, है ना। एक होता है आई शेप, ये आई शेप। तो देखो जे शेप और आई शेप, तो ये 4 टाइप के गुणसूत्र होते हैं सेंट्रोमियर के आधार पर, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। तो वी शेप वाला कैसे होगा, मेटासेंट्रिक होगा। एल शेप वाला गुणसूत्र कैसा होगा, ये होगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, है ना। जे शेप वाला गुणसूत्र कैसा होगा, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और इसको बोलेंगे अपन, आई शेप वाले गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। मेटासेंट्रिक ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में, मेटासेंट्रिक, है ना, ऐसे ध्यान रखना, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वी शेप, मतलब सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के। देखो मेटासेंट्रिक कैसे होता है, वी शेप दिखना चाहिए, ये सेंट्रोमियर, ये गुणसूत्र की एक भुजा, ये गुणसूत्र की दोनों दूसरी भुजा, ऐसा वी शेप दिख रहा है आपको, इस शेप में दिख रहा है वो आपको, है ना। तो ये अब एल शेप कैसा होता है, एक तो ऐसा बना दो आप और एक ऐसा बना दो, ये सेंट्रोमियर, एल शेप। जे शेप कैसा होता है गुणसूत्र, जे शेप बना दो गुणसूत्र को, 2 भुजाएं होती है ना गुणसूत्र में, एक तो ये यहाँ सेंट्रोमियर, तो दूसरा ही बना दिया, ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बनाना है ना, थोड़ा सा बड़ा, ये जे शेप बन गया। और टी शेप कैसा ये आई शेप कैसे बनता है गुणसूत्र, ये एक भुजा गुणसूत्र की और ये दूसरी भुजा, है ना। तो ये आई शेप गुणसूत्र कैसा होगा, आई शेप गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, है ना। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो ये होते हैं गुणसूत्र, है ना। अब गुणसूत्र की, ये आपने समझ लिया गुणसूत्र की टॉपिक संरचना। अपन को गुणसूत्र की स्ट्रक्चर पढ़नी है, तो स्ट्रक्चर टॉपिक डाल के आप ये चित्र बना लेना, है ना। गुणसूत्र की संरचना टॉपिक डाल के ये चित्र बनाना है आपको। और गुणसूत्र की एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, दोबारा समझेंगे, पहले आप संरचना समझ लीजिए, है ना। देखो गुणसूत्र की ये संरचना है, गुणसूत्र की संरचना है, बाहर का आवरण, गुणसूत्र में एक बाहर आवरण पाया जाता है, ये पूरा आवरण पाया जा रहा है, इस बाहर आवरण को बोलते हैं अपन पेलिकल। एक आवरण पाया जा रहा है, गुणसूत्र के चारों तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, इस कवर को बोलते हैं, इस आवरण को बोलते हैं पेलिकल।
अब इस पेलिकल है ना, पेलिकल से घिरा हुआ जो द्रव होता है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जो इस पेलिकल से घिरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो लिक्विड भरा होता है ना, क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस गुणसूत्र में धागे समान संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, है ना। मैट्रिक्स में धागे समान संरचना दिखाई दे रही है, 2 धागे समान संरचना दिखाई दे रही है आपको, तो उनको बोलते हैं अपन क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा, है ना। अब इन क्रोमोनीमा पर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, कण समान संरचनाएं पाई जा रही है ना। छोटे छोटे कण डॉट समान संरचनाएं पाई जा रही है, इनको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। अब देखो, गुणसूत्र में एक संकुचन पाया जाता है, एक संकीर्णन पाया जाता है, एक नेरो एरिया पाया जाता है ना, नेरो क्षेत्र पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन और या सेंट्रोमियर, इसको भी बोलेंगे, इसको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, प्राथमिक संकुचन, प्राथमिक संकीर्णन ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे मतलब ये सिकुड़ा हुआ है एरिया, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। अब इस प्राइमरी सेंट्रोमियर में क्या उपस्थित होती है? 2 प्रोटीन की काइनेटोकोर उपस्थित होती है, 2 प्रोटीन की संरचना उपस्थित होती है, 2 प्रोटीन की रचनाएं उपस्थित होती है ना, उनको बोलते हैं काइनेटोकोर। और यह क्या काम करती है? काइनेटोकोर गुणसूत्र को गति प्रदान करती है, गुणसूत्र को ये गति प्रदान करती है काइनेटोकोर, है ना। इसके अलावा गुणसूत्र को गति प्रदान करती है। अब ये देखो, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, एक और संकुचन मिलेगा, एक और संकीर्णन मिलेगा, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब द्वितीय संकीर्णन, द्वितीय संकुचन, द्वितीय संकीर्णन, है ना। एक बार फिर मतलब प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसमें एक और जगह से सिकुड़ा हुआ होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, द्वितीय संकीर्णन के बाद, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद एक इसमें जो इसका जो भाग पाया जाता है, गुणसूत्र का एक गुंडीनुमा भाग पाया जाता है, जिसको बोल रहे हैं अपन सैटेलाइट या ट्राबेंट। सैटेलाइट या ट्राबेंट, ये जो भाग है ना, इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट या ट्राबेंट। जिन गुणसूत्रों में ये पाया जाता है, सैटेलाइट पाया जाता है, ये वाला हिस्सा पाया जाता है, ये गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, उनको बोलते हैं अपन सैटेलाइट क्रोमोसोम। जिन क्रोमोसोम में ये पाया जाता है सैटेलाइट, उनको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना। तो ये है इसकी संरचना। अब एक बार फिर से आप गुणसूत्र को समझ लिए, क्रोमोसोम को समझ लिए। देखिए अपना शुरू से अपना नेक्स्ट कोशिका आगे क्रोमोसोम, आखिरी कोशिका आगे, है ना, सेल ऑर्गेनेली है। तो अब इसके बारे में अपन को पढ़ना है, इसकी खोज किसने की, इसकी संरचना, है ना, ये पढ़ना है अपन को, है ना। तो देखो, गुणसूत्र में कुछ आप भी जानते हो, कोशिका होती है, अपनी सेल होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है एक। अब उस केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। केंद्रक के अंदर कोमेटीन जाल देखा था ना मैंने, कोमेटीन जाल, दागिनुमा संरचना, वही गुणसूत्र बनाते हैं, आगे जाके गुणसूत्र बनते हैं कोशिका विभाजन के समय, है ना। और गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, ये जीन है ना, ऊपर से नीचे साइडों पे बने हुए हैं रेखीय क्रम में, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर क्या पाए जा रहे हैं? जीन। ये जीन काय के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो केंद्र के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? केंद्र के अंदर गुणसूत्र भी उपस्थित होता है, केंद्र के अंदर जीन भी उपस्थित होता है। एग्जाम में आया क्वेश्चन। अब देखो, खोज किसने, गुणसूत्र की खोज मतलब डिस्कवर, गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, खोजा किसने? तो स्ट्रासबर्गर ने। कौन सा बर्गर? स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? गुणसूत्र शब्द दिया वार्लेयर ने, डब्ल्यू वार्लेयर, है ना, डब्ल्यू वार्लेयर ने दिया था ये शब्द, या नाम दिया, गुणसूत्र नाम किसने दिया? वार्लेयर। ध्यान रखना, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? गुणसूत्र सिद्धांत दिया सट्टन व बोवेरी, 2 वैज्ञानिक थे, सट्टन व बोवेरी, इन्होंने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46 होती है ना, 46 होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है। ये किसने बताया? किस वैज्ञानिक ने बताया? जियो ने। जियो एक वैज्ञानिक था, उसने बताया, जियो ने, TJIO, है ना, जियो एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति में फिक्स होती है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आयु के अनुसार नहीं बदलती, प्रत्येक जाति में निश्चित होती है गुणसूत्रों की संख्या, है ना। मनुष्य में 46 होती है ना। इसके अलावा गेहूं में, जैसे गेहूं में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 42, ऐसे। तो देखो,
ये हेक्साप्लॉइडी होता है, जो गेहूं होता है ना वो हेक्साप्लॉइडी जीनोम है, उसमें अंदर हेक्साप्लॉइडी जीनोम पाया जाता है, उसके अंदर होती है 42, मतलब हेक्साप्लॉइडी का मतलब 6n, षट गुणित हेक्साप्लॉइडी, प्लॉइडी हो गया, हेक्सा का मतलब 6, हेक्साप्लॉइडी का मतलब 6n, और गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें 42 है ना। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 42। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो n बराबर कितना आ जाएगा 42/6 बराबर 7। गेहूं में मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मूल गुणसूत्रों की संख्या या आधारीय गुणसूत्रों की संख्या, आधारीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, तो आप बोलेंगे 7। मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है गेहूं में, तो 7। गेहूं में आधारीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 42, और इंसान में कितनी होती है, मनुष्य में कितनी होती है 46। अब देखो गुणसूत्र में एक संरचना पाई जाती है सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर संकुचन, प्राइमरी संकुचन कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये संकुचन है, ये सेंट्रोमियर है, इसके आधार पर, इसकी स्थिति के आधार पर चार गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, है ना। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला वी शेप, दूसरा एल शेप, तीसरा जे शेप, ये और आई शेप, मतलब ये 4 अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, है ना। तो वी आकार का गुणसूत्र कैसा होगा, एल आकार का गुणसूत्र को क्या बोलेंगे अपन, जे शेप वाले को क्या बोलेंगे, और आई शेप वाले गुणसूत्र को क्या बोलेंगे अपन, तो वी शेप वाले गुणसूत्र को बोलेंगे अपन मेटासेंट्रिक, है ना। इंग्लिश में ध्यान रखना, हिंदी छोड़ो, आपको डायरेक्ट इंग्लिश जरूर याद होना चाहिए आपको, है ना। ऐसे लिखा जाता है मेटासेंट्रिक, है ना। तो वी शेप वाले गुणसूत्र बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ये वी शेप, ये एल शेप, ये जे शेप, जे शेप दिखाई दे रहा है अपन को, जे टाइप दिखाई दे रहा है, और ये आई शेप, ये आई ऐसा ही तो होता है, ये आई आई, वी ऐसा ही तो होता है, वी ऐसा, एल देख लो आप, एल भी ऐसा मिलेगा आपको। वी से गुणसूत्रों का, तो सेंट्रोमियर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं गुणसूत्र, वी शेप, एल शेप, आई शेप और जे शेप और आई शेप। वी, एल, जे और आई, ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। बस इसमें यही है, और प्रत्येक जाति में फिक्स होती है गुणसूत्रों की संख्या। गेहूं में कितनी होती है 42, मनुष्य में कितनी होती है 46। आए हुए क्वेश्चन देखो, है ना, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या डायरेक्ट आए तो 42, और देखो गेहूं में मूल गुणसूत्रों की संख्या या आधारीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7, क्योंकि ये क्या है, हेक्साप्लॉइडी होता है गेहूं, है ना। तो हेक्साप्लॉइडी बताइए, तो हेक्साप्लॉइडी का मतलब 6 गुणित, हेक्साप्लॉइडी या 6 गुणित, हेक्सा का मतलब होता है 6, है ना। तो 6 गुना होती है, मतलब ये, है ना। तो 6n बराबर कितना होता है 42, है ना। तो n बराबर कितना आएगा, यहाँ से n निकलेगा, तो ये 6 इधर जाते ही क्या है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो, इधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा। इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई होती है ना, इस n से मल्टीप्लाई है यहाँ पे 6, है ना। तो यहाँ पे इधर जाते ही क्या होगा, ये इक्वल इक्वल ऐसा है, इधर संख्या कोई मल्टीप्लाई हो, इधर जाते ही क्या है, डिवाइड हो जाती है। तो इधर n बराबर क्या होगा 42/6 बराबर 7 आंसर आएगा। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 42, लेकिन गेहूं में मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गेहूं में आधारीय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 गुणसूत्र की। अब ये है ना, गुणसूत्र की संरचना टॉपिक डालना है अपन को, और फिर लिखना है। पहले तो आप ये लिखेंगे अपन पूरा, है ना, पहले तो पूरा ये लिखेंगे, उसके बाद आपको संरचना टॉपिक डाल के फिर ये लिखेंगे। तो इसकी एक बार संरचना भी समझ लो, इसमें चैप्टर ये गुणसूत्र खत्म है। गुणसूत्र के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेलिकल, है ना। एक आवरण पाया जा रहा है, चारों तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, जिसको एक, ये प्रोटीन का बना होता है। ये नॉन जेनेटिक होते हैं, दोनों नॉन जेनेटिक होते हैं। नॉन जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक रोल नहीं होता है इनका कोई भी, है ना। ये प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। तो पेलिकल, और इस पेलिकल से गिरा हुआ जो द्रव होता है, एक द्रव पाया जाता है इसके अंदर, गुणसूत्र के अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या होती है, 2 धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, 2 धागे नुमा संरचनाएं, लंबी धागे नुमा संरचनाएं पाई जा रही है पूरी यहाँ तक, इनको बोलते हैं क्रोमोनिमा, है ना। अब इन क्रोमोनिमा पर ये पाए जा रहे हैं कुछ कण समान संरचनाएं पाई जा रही है ना। ये कण समान संरचनाएं पाई जा रही है, इनको बोलते हैं अपन क्रोमोमियर, है ना। अब देखो गुणसूत्र में एक संकीर्ण स्थान पाया जाता है, एक संकुचित एरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जहां पे ये दोनों आके मतलब
सकरा एरिया पाया जाता है, सकरा स्थान है ना, नेरो नेरो स्पेस, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन या प्राथमिक संकीर्णन या प्राथमिक संकुचन, कुछ भी बोल दो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भी इसी को बोलते हैं। अब इस सेंट्रोमियर में क्या पाई जाती है, दो डिस्क डिस्क के समान संरचनाएं पाई जाती है। डिस्क डिस्क मतलब डिस्क होती है ना, तो डिस्क नुमा संरचना पाई जा रही है दो, उनको प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर है ना। और ये काइनेटोकोर क्या करती है, ये गुणसूत्र को गति प्रदान करती है, ये गुणसूत्र को गति प्रदान करती है। गुणसूत्र मूवमेंट करता है, किनकी वजह से करता है, काइनेटोकोर की वजह से मूवमेंट करता है। अब गुणसूत्र में एक आगे जाके प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, एक और संकीर्णन पाया जाता है, एक और नैरो स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीय संकुचन, है ना, द्वितीय संकीर्णन, है ना। तो ये द्वितीय संकीर्णन होता है। अब द्वितीय संकीर्णन के बाद है ना, आगे का भाग क्या कहलाता है, गुणसूत्र का सैटेलाइट कहलाता है ना। ये गुंडी नुमा होता है ना, गुंडी के आकार का होता है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट या ट्राबेंट। और ये जिन गुणसूत्रों में क्या है, ये सैटेलाइट ये वाला हिस्सा पाया जाएगा, उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना। अब देखो टीलोमेर क्या होते हैं, यहाँ पे ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंतिम सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमेर कहलाते हैं। ये दूसरे गुणसूत्र को जुड़ने से रोकते हैं, यहाँ पे इनमें ध्रुवता पाई जाती है, क्या है, दूसरे गुणसूत्र को जुड़ने से रोकते हैं, कौन, टीलोमियर, है ना। ये है इसमें गुणसूत्र में। अब मैं आपने समझ तो पूरा लिया है ना, समझ तो पूरा लिया। अब अपन इसको लिखते हैं, है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे साथ साथ, या तो आप डायरेक्ट लिख लेना, है ना, मैं आपको लिख के डायरेक्ट बता दूंगा। आगे आप समझ तो लिया ही सही आपने, बस अब आप उतार लेना, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब साथ साथ लिखते हैं, या तो डायरेक्ट लिखा हुआ बना दूंगा मैं, उसको आप उतार लेना, या फिर साथ साथ लिख लेना, है ना। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। तो देखिए गुणसूत्र की संरचना लिख दी है मैंने। अब आप इसको उतार लो, ऐसा कैसे उतार लो आप, और फिर इसको उतारने के बाद आप इसकी संरचना टॉपिक डाल के, गुणसूत्र की संरचना ऐसे टॉपिक डाल के, और फिर आप ये चित्र बना लेना। तो पहले एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको फिर से, कि ना गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। कौन सा बर्गर, स्ट्रासबर्गर ने की थी। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में बहुत। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्डेयर ने, डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। मतलब नाम किसने दिया था, गुणसूत्र नाम बोलो या शब्द बोलो एक ही बात है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया, है ना। और सट्टन और बोवेरी ने क्या दिया, गुणसूत्र सिद्धांत दिया। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, सट्टन और बोवेरी ने, है ना। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। जियो एक वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ये किसने बताया, ये बताया जियो ने, है ना। गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है ये, जिस पे मैं राइट लगा रहा हूँ ना, परीक्षा में आता है, ध्यान रखना। और ये तीन चीजें इसमें यहाँ से बार बार पूछी जाती है ना। गुणसूत्र अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, है ना। गुणसूत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। एक तो वी शेप में होगा गुणसूत्र, तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, है ना। एल शेप में होगा तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। जे शेप में होगा तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और आई शेप में होगा गुणसूत्र तो उसको बोलेंगे टीरोसेंट्रिक, है ना। मैं इसकी चित्र भी बना देता हूं आपको। ये होगा वी शेप में, पहला तो ये वी शेप में, है ना। दूसरा है आपका ऐसे, ये पहला वाला है वी शेप में, है ना। दूसरा है आपका एल शेप, तो एल शेप में एक तो ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, एक बड़ा एक छोटा। एल ऐसे तो होता है। तीसरा जे शेप, है ना, तो जे शेप में कैसे होगा, ये एल शेप हो गया, एल शेप। तीसरा आपका जे शेप कैसे होता है, ऐसा तो होता है जे, तो ऐसा ही बना दो आप।
जी, ये जे शेप हो गया, ये तो वी शेप हो गया आपका, ये एल शेप हो गया, वी शेप, एल शेप, जे शेप, और चौथा है आपका आई शेप। तो आई शेप भी बना दो आप, ये आई शेप है ना, बिल्कुल ऐसे आई के समान, आई की तरह दिख रहा है। तो आप इस तरह से बना लो आप इसको, मतलब वी शेप में होगा तो मेटासेंट्रिक होगा, मध्य केंद्र कहते हैं उसे हिंदी में मध्य केंद्रीय बोलेंगे। अगर गुणसूत्र किस शेप में हो, वी शेप में हो, तो वो कहलाएगा मेटासेंट्रिक कहलाएगा। ये आता है क्वेश्चन परीक्षा में, है ना। और गुणसूत्र अगर एल शेप में हो तो क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। तो इसको उतार लो आप, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन गुणसूत्र की संरचना, टॉपिक डाल देना और फिर वो चित्र बनाना, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये आई शेप है यहाँ पे, है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो बच्चों देखिए कि अपन अब आप टॉपिक डाल लीजिए संरचना, गुणसूत्र की संरचना। तो गुणसूत्र की संरचना टॉपिक डाल लो अब आप, गुणसूत्र की संरचना। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, जैसा कि अपन ने समझ रखा है पहले से चित्र में, कि इसके ऊपर एक पेलिकल झिल्ली का आवरण पाया जाता है, बाहर आवरण होता है, ये नॉन जेनिक होता है, पेलिकल से गिरा हुआ एक द्रव होता है जो मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखो आप, पेलिकल होता है, ये गुणसूत्र का बाहरी आवरण कहलाता है, नॉन जेनेटिक होता है, ये दोनों नॉन जेनेटिक हो गए, पेलिकल और मैट्रिक्स। नॉन जेनेटिक होता है और ये प्रोटीन का बना होता है ना। और पेलिकल से, इसके बाद आता है मैट्रिक्स, ये तो हो गया पेलिकल, है ना। दूसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ये रहा मैट्रिक्स का जो द्रव बना होता है ना पेलिकल के अंदर, ये तो पेलिकल से गिरा हुआ द्रव क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी क्या होता है, नॉन जेनेटिक। मतलब पेलिकल और मैट्रिक्स है ना, नॉन जेनेटिक है, बाकी जो अब चीजें आएंगी ना वो जेनेटिक होती है ना। तो इसको देखो, तीसरा है आपका, पहला पेलिकल हो गया, दूसरा मैट्रिक्स हो गया, अब आपका हो गया क्रोमोनीमा, है ना, क्रोमोनीमा। तो देखो क्रोमोनीमा क्या होते हैं, क्रोमोनीमा। तो देखो क्रोमोनीमा क्या होते हैं, क्रोमोनीमा गुणसूत्र में पाई जाने वाली, मैट्रिक्स में उपस्थित, गुणसूत्र में या मैट्रिक्स में उपस्थित लंबी पतली धागीनुमा संरचनाएं क्रोमोनीमा कहलाती है ना। ये धागीनुमा संरचनाएं दिख रही है ना आपको, ये क्रोमोनीमा है दोनों, है ना, क्रोमोनीमा। अब क्रोमोनीमा में भी दो प्रकार के कुंडलन पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो पैरानेमिक कुंडलन, पैरानेमिक कोइल, और एक प्लेक्टोनेमिक कोइल, है ना। तो पैरानेमिक कोइल क्या होते हैं, दोनों क्रोमोनीमा एक दूसरे के समानांतर कुंडलित होती है, ऐसे ऐसे समानांतर कुंडलित होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर। ये तो सर्पिलाकार, इसमें तो सर्पिलाकार कुंडल होता है प्लेक्टोनेमिक में, एक दूसरे की ओर लिपटी हुई, लेकिन इसमें क्या होता है, ये समानांतर होती है, कभी मिलेंगी नहीं दोनों, मतलब है ऐसे। तो इसको बोलते हैं पैरानेमिक कोयल। और उस पे प्लेक्टोनेमिक कोयल क्या होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ ऊपर लिपटी होती है, सर्प की समान, सर्पिलाकार, है ना। तो वो इसको बोलते हैं अपन पैरानेमिक प्लेक्टोनेमिक कोयल, है ना। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है ना। पैरानेमिक कोयल का उदाहरण है मियोसिस की प्रोफेज, इसका उदाहरण लिखो यहाँ पे, उदाहरण, उदाहरण है इसका मियोसिस की प्रोफेज, मियोसिस की प्रोफेज। मियोसिस मतलब अर्धसूत्र विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज, है ना। और इसका उदाहरण है आपका, आप उदाहरण लिख लो इसका, इसका उदाहरण है आपका माइटोसिस की प्रोफेज, माइटोसिस की प्रोफेज, मतलब माइटोसिस का मतलब समसूत्री की प्रोफेज, समसूत्री विभाजन की,
है ना, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस की प्रोफेज, तो इसका उदाहरण ध्यान रखना, प्लेक्टो, इसमें टो आ गया ना, तो इसमें माइटो, इसमें भी टो आ गया, तो इससे पहचान जाना आप। मियोसिस की प्रोसेस तो ये पैरानेमिक, और प्लेक्टोनेमिक का मतलब माइटोसिस की प्रोसेस प्रोफेज, मियोसिस की प्रोफेज तो पैरानेमिक, माइटोसिस की प्रोफेज आ जाए तो प्लेक्टोनेमिक, है ना। तो आप इसको उतार लो, गुणसूत्र की संरचना टॉपिक डालो, फिर चित्र बनाओ, चित्र बना के फिर ये उतारो, ये है ना। तो चित्र अपन ने बना लिया है, देख लो आप चित्र, टीलोमियर है, ये गुणसूत्र के अंतिम सिरे कहलाते हैं, है ना। ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवता पाई जाती है इनमें, और ये इनके चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जैसा कि अपन ने समझा रखा है पहले आपको, है ना। तो इसको, ये है, इसको उतार लो अब। माइटोसिस का मतलब है समसूत्री, लिखा हुआ है यहाँ नीचे, उसमें दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, माइटोसिस इंग्लिश में समझ में आना चाहिए आपको, है ना। और ये मियोसिस, तो इसको आप उतार लो। टॉपिक डाल के गुणसूत्र की संरचना, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, वीडियो स्टॉप करके, और अब आप उतार लो इसको। तो देखिए, बच्चों, गुणसूत्र की संरचना अपनी पूरी हो जाती है ना। अब इसको अपन ने लिख लिया, चित्र तो आपने खैर पहले ही बना रखा है, अपन इसको समझ लेते हैं, है ना। फिर से थोड़ा सा जो लिख दिया मैंने, बाकी अपन ने समझ तो शुरू से ही रखा है ना। क्रोमोनिमा पर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी कण समान संरचनाएं पाई जाती है, ये छोटी छोटी कण समान संरचनाएं पाई जाती है क्रोमोनिमा पर, इनको बोलते हैं क्रोमोमियर, इनको बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर होते हैं। गुणसूत्र बिंदु, अब अगला है गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकुचन, है ना, एक ही बात है। तो ये क्या होते हैं, प्राथमिक संकुचन या गुणसूत्र बिंदु, हिंदी में बोलते हैं सेंट्रोमियर, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोमियर, ध्यान रखना, प्राथमिक संकुचन ध्यान रखना, है ना। तो यह गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य सकरा स्थान होता है, मतलब गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य सकरा स्थान होता है, दोनों भुजाएं है ना, उनके मध्य सकरा स्थान है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब नेरो। इसमें क्या है, दो प्रोटीन की बनी हुई डिस्क नुमा रचनाएं संरचनाएं पाई जाती है, दो प्रोटीन की बनी हुई डिस्क समान संरचना, ये प्रोटीन की बनी हुई डिस्क समान संरचना है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। ये गुणसूत्र की गति में सहायक होती है ना, गुणसूत्र की गति में सहायक होती है, ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, गुणसूत्र की गति में सहायक होता है, सहायक होती है। इसके बाद आ गया द्वितीयक संकुचन, ये द्वितीयक संकुचन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। तो इसको, ये देखो क्या होता है, प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और पाया जाने वाला दबाव क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीयक संकीर्णन कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। तो द्वितीयक संकीर्णन क्या होता है, ये रहा द्वितीयक संकीर्णन। पर इस प्राथमिक संकीर्णन के अलावा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, संकीर्णन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं तो द्वितीयक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और दबाव क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीयक संकीर्णन कहलाता है ना। अब द्वितीयक संकीर्णन के आगे एक और गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ये द्वितीयक संकीर्णन ना, इसके आगे और एक गुंडीनुमा संरचना पाई जा रही है, इसको बोलेंगे अपन सैटेलाइट, है ना, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, सेट गुणसूत्र कहते हैं। जिन गुणसूत्रों में ये पाया जाता है उनको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम या सेट गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब जिन गुणसूत्रों में ये पाया जाएगा, ये वाला गुंडी पाई जाएगी, सैटेलाइट पाया जाएगा। इसके बाद ये टीलोमियर, है ना। तो ये टीलोमियर क्या होता है, गुणसूत्रों के अंतिम सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं, है ना। गुणसूत्र के अंतिम सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, है ना, उतार लो इसको। ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो ये आ गया होगा समझ में, गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य का सकरा स्थान होता है ये।
प्राथमिक संकुचन क्या होता है? प्राथमिक संकुचन दोनों गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य संकरा स्थान। द्वितीयक संकुचन क्या होता है? उसके बाद प्राथमिक संकुचन के बाद आएगा जो स्थान, और इसमें क्या है? सैटेलाइट पाया जाता है। द्वितीय संकुचन के बाद, संकीर्ण के बाद एक और वो पाया जाता है क्षेत्र। संकीर्ण बोल दो चाहे संकुचन बोल दो, एक ही बात है ना। तो एक ये होता है मतलब सेंट्रोमियर, द्वितीय संकीर्ण, ये होगी इसकी संरचना। फिर इसके बाद टीलोमियर, जिसमें होगी इसकी संरचना खत्म, है ना। बाकी पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कोशिकांग में। कोशिकांग तो आपके पूरे हो गए, अब आपके बच रहे इसमें अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो आप इसको उतार लो। मिटा रहा हूं मैं। देखो भाई, अभी टीलोमियर के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, है ना। टीलोमियर क्या है, क्या काम करता है? दूसरे गुणसूत्र को जोड़ने से इसमें ध्रुवता पाई जाती है, ध्रुवता, है ना। जिस पोलरिटी ध्रुवता पाई जाती है, ये क्या करता है? टीलोमियर दूसरे गुणसूत्र को जोड़ने से रोकता है। इस एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से आगे नहीं जोड़े गए, है ना, दो गुणसूत्र को जोड़ने से रोकता है। कौन रोकता है? टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या करता है? एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से जाने से, मतलब मिलने से रोकता है ना, जुड़ने से रोकता है। तो लिख लीजिए इसमें नोट डाल, ये इसी में लिख लिया आगे। टीलोमियर में ध्रुवता पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। टीलोमियर एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने से रोकता है। ये है टीलोमियर। अब है ना, देखो नोट लगा लो। नोट क्या होता है? देखो क्या होता है नोट में क्या लिखना है? क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड। नोट लगा के टॉपिक डालो क्रोमेटिड इसी में। तो क्रोमेटिड देखो क्या होता है? गुणसूत्र पर मेटाफेज अवस्था के दौरान ये बनती, मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र पर ऐसे दिखाई देते हैं। ये पतला बन गया, है ना। मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? गुणसूत्र ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। मेटाफेज अवस्था के दौरान कोई बात नहीं, कैसे बन जाए आप तो समझ जाना। गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? मेटाफेज अवस्था के दौरान ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उनपे सेंट्रोमियर पाया जाता है। क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होती है? सेंट्रोमियर गुणसूत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, गुणसूत्र के बीच में, है ना। और ये जो अब ये दोनों जो बेलनाकार संरचना है, ये दोनों जो गुणसूत्र कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन के दौरान मेटाफेज अवस्था होती है। उसमें कोशिका विभाजन में मेटाफेज अवस्था होती है, अपन पढ़ेंगे। मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र में एक बेलनाकार संरचना दिखाई देती है, बेलनाकार संरचना। तो ये बेलनाकार संरचना होती है, बेलन जैसी दिखाई दे रही है आपको। तो इन बेलनाकार संरचनाओं को ही बोलते हैं अपन क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, है ना, इनको बोलते हैं अपन क्रोमेटिड। तो लिख लीजिए क्रोमेटिड क्या होते हैं? क्रोमेटिड हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध गुणसूत्र। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र। तो देखो क्या होते हैं, और क्वेश्चन आता है कि एक अर्ध गुणसूत्र में या एक क्रोमेटिड में या एक गुणसूत्र में
डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? तो डीएनए के 1 अणु पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र बोलो चाहे एक अर्ध गुणसूत्र बोलो चाहे एक क्रोमेटिड बोलो, तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है, एक लिख देना आप तो, है ना। डीएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? 1 अणु पाए जाते हैं। तो लिखो मेटाफेज अवस्था के दौरान कोशिका विभाजन के समय, इसमें लिख दो कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज अवस्था के दौरान मेटाफेज अवस्था के दौरान मेटाफेज अवस्था के दौरान बेलनाकार संरचनाएं गुणसूत्र में बेलनाकार संरचना दिखाई देती है। बेलनाकार संरचना आ जाए ना तो क्रोमेटिड है। बेलनाकार संरचना दिखाई देती है। बेलनाकार संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। जिसे क्रोमेटिड कहते हैं, है ना। देखो अब एक क्रोमेटिड में डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है? 1। क्रोमेटिड में या एक और आता है अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र में डीएनए की संख्या कितनी होती है? 1 होती है ना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक गुणसूत्र आ जाएगी तब भी आएगा, डीएनए की संख्या यही होगी। क्रोमेटिड आएगा तब भी यही होगी। एक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या कितनी होती है? ये डीएनए की संख्या है ना, तो 1 होती है ना, 1 होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये, तो इसका ध्यान रखना। हाँ, तो ये है आपका क्रोमेटिड। क्या होता है? ये क्रोमेटिड है, बेलनाकार संरचनाएं, है ना। ये मेटाफेज अवस्था के दौरान दिखाई देती है। कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज अवस्था आती है अपने, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं, है ना। तो कैसे दिखाई देते हैं? उनमें बेलनाकार संरचनाएं दिखाई देती है, बीच में सेंट्रोमेर दिखाई देता है, तो यहाँ से, है ना। और ये क्रोमेटिड है, बेलनाकार संरचनाएं ये, तो इनको बोलते हैं अपन क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र। अब क्वेश्चन आता है एक क्रोमेटिड में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1 होती है। एक गुणसूत्र में डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है? 99 अणु। तो कितनी होती है? आप बोलोगे 1 होती है ना। तो इसका ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। ये आपका गुणसूत्र खत्म। अब अगला पढ़ेंगे, अपशिष्ट पदार्थ पढ़ेंगे, है ना। कोशिकांग तो सारे खत्म हो गए अपने, अपशिष्ट पदार्थ पढ़ेंगे। तो इसको आप उतार लो कॉपी में, ठीक है।